नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार के फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप फिलहाल पुलिस के गिरफ्त में हैं और न्यायिक हिरासत में मदुरई कोर्ट ने मनीष कश्यप को 19 अप्रैल तक भेजा है और मनीष कश्यप पर एनएसए भी लग चुका है। बिहार के बेटे हैं, बिहार के पत्रकार उनको लेकर क्या सोचते हैं? जो डिजिटल क्षेत्र में मनीष कश्यप के साथ काम कर रहे हैं वो क्या सोचते हैं? क्या वाकई मनीष कश्यप ने कुछ ऐसा कर दिया कि उस पर एनएसए लगाने की जरूरत पड़ गई? क्या मनीष कश्यप देश के लिए खतरा है? ऐसे में इस वक्त जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शशि शेखर जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं फाइनल पोस्ट के, सिंह आदर्श जुड़ रहे हैं, बिहारी करेजा चलाते हैं, और डिजिटल क्षेत्र में कहें तो जो भी लोग आज जुड़ रहे हैं सब बड़े नाम हैं और ग्राउंड पर जाकर हकीकत दिखाने की हर बार कोशिश करते हैं। लेकिन मनीष कश्यप भी ग्राउंड पर जाकर ही रिपोर्टिंग कर रहे थे। उनके खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों? सबसे पहले सवाल लेते हैं शशि शेखर जी से। शशि शेखर जी, क्या लगता है आपको एनएसए जो लगा मनीष कश्यप पर, इस कैसे देखते हैं आप? देखिए, एनएसए एक बड़ा सेंसिटिव एक्ट है जी। मुझे याद आता है कि जब इमरजेंसी का टाइम था उस समय मीसा नाम से एक एक्ट हुआ करता था, MISA जी, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जी, जो राजनीतिक हस्तियां थी, जो विपक्ष के लोग थे, उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था। बहुत कड़ा कानून था जी। एनएसए भी एक बहुत संवेदनशील और कड़ा कानून है जी। इसको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कहते हैं। और देखिए कि एक ऐसी स्थिति आ गई है, नौबत आ गई है डेमोक्रेसी में कि एक पत्रकार के खिलाफ लोग बार बार यूट्यूबर कहते हैं, किसी को भी, आपको भी या मुझे भी या मनीष कश्यप को। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि जो आर्टिकल 19 का इस्तेमाल करते हुए जी खबर लेने और देने, विचार लेने और देने का काम करता है, वह लोकतंत्र के चौथा स्तंभ का हिस्सा है। यानी पत्रकारिता का हिस्सा है, वो पत्रकार है। मीडियम सिर्फ अलग है। कोई सैटेलाइट चैनल पे वो काम कर रहा है, कोई प्रिंट वर्जन में वो काम कर रहा है, और कोई यूट्यूब या फेसबुक जैसे मीडियम पे ये काम कर रहा है। तो हम सब पत्रकार हैं। मनीष कश्यप भी पत्रकार है, आप भी पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूँ। यूट्यूबर कोई नहीं है। यूट्यूबर एक अलग चीज है। तो पहली बात तो ये थी। दूसरी कि एनएसए लगाना, मैंने वही कहा कि क्या स्थिति आ गई है डेमोक्रेसी में आज कि आपको एक पत्रकार पर एनएसए लगाना पड़ रहा है। इससे पहले भी कई ऐसे पत्रकार हैं जिन पर अलग अलग राज्यों में बहुत कड़े कानून का इस्तेमाल करके 2-2 साल 3-3 साल जेल में रखा गया और बाद में अदालत से वो बरी हुए। मनीष कश्यप का जहां तक सवाल है, मनीष कश्यप को लेकर जो आरोप है वो ठीक है कि आरोप गंभीर है, लेकिन मेरा मानना ये है, कहना ये है कि आपको उसे गिरफ्तार किए हुए कुछ वक्त बीत चुका है। जी बिल्कुल। जांच आप कर रहे हैं, आपको अब तक इतना बड़ा एक एक्सपोजर कर देना चाहिए था। आपको मतलब बिहार सरकार को या तमिलनाडु सरकार को या दोनों सरकारों को मिलकर इतना बड़ा एक्सपोजर कर देना चाहिए था। जनता को ये बता देना चाहिए था कि इन्होंने कितना बड़ा, मतलब कितनी बड़ी साजिश की और उस साजिश में कौन कौन से लोग शामिल थे। क्योंकि मैं अभी भी ये मानने को तैयार नहीं हूं कि अकेला एक कोई व्यक्ति इतनी हैसियत रखता हो कि 2 स्टेट्स के बीच में, 2 संप्रभु राज्यों के बीच में इस तरह की स्थिति पैदा कर दे। और हर प्रोफेशन में, मैं ये भी मानता हूं कि हर प्रोफेशन में गलतियां हो जाती है। बिल्कुल। कोई राजनेता अगर 20 साल तक चीफ मिनिस्टर है, हमारे नीतीश जी ही अगर मुख्यमंत्री है 17-18 सालों से, तो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने 17-18 सालों में जितने फैसले लिए सब सही लिए, एक आध गलत फैसले भी ले लिए होंगे। तो हर पेशे की अपनी एक, मतलब कह लीजिए उसका एक चरित्र है, एक मजबूरी है, और पत्रकारिता में खास करके टाइमिंग का बड़ा प्रेशर रहता है। तो 2 बातें हैं, या तो मनीष कश्यप ने जो किया वो जानबूझकर किया, किसी के साथ मिलकर साजिश रची। अगर ऐसा है तो ये बात सरकारों को अब तक जांच करके सामने
बता देना चाहिए। ठीक है, आपके पास आते हैं शशि जी। पहले आदर्श जुड़े हुए हैं मनीष के साथ, ये कार्य भी करते हैं और अनुभव भी है इनको, ये समझते हैं कि मनीष, आपसे सवाल है आदर्श कि क्या मनीष कुछ ऐसा करते थे जिनसे ऐसा सरकार, तमिलनाडु सरकार को लगा कि देश के लिए खतरा और उनके खिलाफ एनएसए लगा दी गई? देखिए, सबसे बड़ा चीज एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा शशि सर के साथ जी। उन्होंने एक बात की साजिश बताया जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम को। ये कहा है कि किसी बड़े लोगों का, किसी बड़े नेता का हाथ मनीष कश्यप के साजिश किया गया। बात है किसी एक व्यक्ति, ये हैसियत नहीं है, ये औकात नहीं है वो इतना बड़ा कदम डाले, वो दो राज्यों के बीच इस तरीके की घटनाक्रम का साजिश करने जी। और आप देखेंगे जांच के दौरान एक बात आई थी कि भाजपा के बड़े नेता का नाम मनीष ने लिया है। तो जब मनीष भाजपा का बड़े नेता का नाम ले तो वो बड़े नेता कौन है ये अभी तक सामने क्यों नहीं आया? क्या साजिश थी? कौन से बात हुई थी? मुलाकात हुई थी? डील हुआ था? कुछ पैसों की लेन देन थी? इस बात तक अभी तक क्यों नहीं पहुंच पाई है पुलिस? और जब मनीष के नाम लेकर इतना प्रेस रिलीज जारी किया गया, जब तमाम तरह की कहीं ना कहीं बातें फैलाई जा रही है, तो उस भाजपा नेता का नाम लेने में सरकार या कोई भी, जबकि सरकार तो आरजेडी की है। और आपको याद होगा कि मनीष कश्यप ने जब बातचीत किया था मीडिया से, जब उनको बोलने का मौका मिला था, उनको ट्रांजिट रिमांड पर ले जाया जा रहा था, तो एक सवाल किया गया कि भाई आपने किसी नेता का नाम लिया है क्या? तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा मैंने किसी नेता का नाम नहीं लिया है। अब आपका एक सवाल को भी मैं जोड़ देता हूं कि आपने कहा क्या आपको लगता है मनीष इस तरीके से है या इस तरीके का उनका परिवर्तन? तो मैं मनीष कश्यप को बहुत लंबे जानता हूँ। मनीष कश्यप हो सकता है कि उनके बोलने के हो सकता है कि वो बोलते भी हैं, हम एक्सेप्ट करने को भी तैयार है कि कई बार वो कई तरीके का ऐसे शब्दों का, ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं जो पत्रकारिता के दृष्टिकोण से जायज नहीं है। लेकिन मैंने कभी व्यक्तिगत तौर पर ये अनुभव नहीं किया कि कोई भी काम वो साजिश करके करते हैं। एट रैंडम उनमें जो कुछ आता है वो बोल देते हैं, वो ज्यादा बोल देते हैं, वो थोड़ा जोर से बोल देते हैं, वो थोड़ा चिल्ला के बोल देते हैं, लेकिन पहले से कोई माइंडसेट नहीं होता है। अब तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ अगर बात आई, हो सकता है कि एक गलती ये हो सकती है कि उन्होंने बहुत जांच पड़ताल नहीं किया हो, बोल दिया हो, लेकिन इसमें किसी तरीके का कोई साजिश नहीं है। बोले हो उस पर कार्रवाई सरकार करती है। भाई अब सरकार का है, तंत्र इनका है, जैसे इस्तेमाल कर पत्रकार को बड़े एनएसए लगा दे, किसी पत्रकार पे आतंकवादी एक्ट लगा दे, कुछ भी लगा दे, इन्हीं का है तो यही यही तय करेंगे। शशि जी आपने देखा होगा इससे पूर्व में कई बार हमने देखा है जहां पे बीजेपी शासित सरकार है और बीजेपी के खिलाफ बोलने वाले कई पत्रकारों के खिलाफ एनएसए लगा है। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि आप नया प्रयोग तो नहीं कर दिया विपक्ष ने, क्योंकि तमिलनाडु की जो सरकार है वहां गैर बीजेपी शासित प्रदेश है वो, और वहां मनीष कश्यप पर मात्र जो मामले दर्ज हैं उसमें 3 दिनों के रिमांड के बाद इतना बड़ा फैसला लेना, इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? प्रकाश जी देखिए, इसको मतलब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये एक ट्रेंड बना हुआ है और ट्रेंड बड़ा खतरनाक है ये। और मुझे बहुत अच्छी तरह मैंने इस चीज को सार्वजनिक तौर पे लिखा भी कि 1991 के दौर में यही बिहार है जब पूरा का पूरा मीडिया लालू यादव के खिलाफ था और उनका मजाक उड़ाता था। और जंगल राज की टिप्पणी थी और उसके बाद से मीडिया ने उसको लपक लिया और उसको आज तक लालू राज को जंगल राज की संज्ञा दी जाती है। लेकिन मुझे एक भी ऐसा उदाहरण याद नहीं आता कि कभी लालू जी ने किसी पत्रकार के खिलाफ एफआईआर कराया हो या उसके खिलाफ कोई इस तरह का कड़ा एक्शन लिया हो। डेमोक्रेसी में पॉलिटिक्स और जर्नलिज्म लीजिए कंडीशन होता है, एक अनकहा शर्त होता है कि हम एक दूसरे के खिलाफ एक सीमा से आगे नहीं जाएंगे जी। आप इमरजेंसी को याद करिए, वो शर्त टूटा था पहली बार जब कुछ मीडिया हाउस सत्ता के खिलाफ सीमा से बाहर गए थे और सत्ता भी जो थी तब की अपने मतलब उस जो कंडीशंस थे,
जो अनटोल्ड कंडीशंस थे उससे आगे गई जी। और उसके बाद अभी आदर्श भाई ने एक बात कही कि पत्रकारिता को लेकर के बोलने चालने की बात को लेकर के मुद्दा ये है ही नहीं। आज एक यूट्यूब पर कोई पत्रकारिता करने वाला किस तरह से बोलता है, बहुत लोगों को खराब लग सकता है ये, लेकिन मैं कहता हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठे जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं वो किस तरह से बोलते हैं, आपने उनको सुना है? नहीं, कई बार मनीष की जब बात हो रही है शशि जी, तो हमने भी कई बार देखा है कहीं ना कहीं वो शब्दों की जो मर्यादा है कई बार लांघ देते हैं, लेकिन ये मामला तो शब्दों से जुड़ा हुआ है नहीं। शब्दों की मर्यादा मांगना एक अलग चीज है, वो मीडिया के जो इथिक्स है उससे जुड़ा हुआ मसला है, वो मीडिया काम कैसे करेगा उससे जुड़ा हुआ मसला है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि शब्दों की मर्यादा लांघने का काम मेन स्ट्रीम टीवी पर बैठे बड़े बड़े एंकर तक कर रहे हैं आज, अखबार में बैठे बैठे बड़े बड़े संपादक तक कर रहे हैं आज। वो एक अलग बहस है कि एक पत्रकार को किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन मुद्दा जो आपने उठाया कि क्या किसी पत्रकार के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जैसे कानून की जरूरत है, अगर है तो तब है जब आप ये साबित कर दे कि वाकई इस पत्रकार ने एक बहुत बड़ी साजिश की है और इस साजिश में बहुत सारे लोग शामिल हैं। अब फिर कह रहा हूं कि अकेले प्रकाश जी यहाँ बैठकर स्ट्रीम यार्ड पे अपने चैनल पे बैठकर इतनी बड़ी साजिश नहीं कर देंगे कि दो संप्रदायों के बीच खराब स्थिति बन जाए। पर उसके पीछे बहुत सारे लोग होंगे। कौन है वो लोग, ये जांच में सामने आना चाहिए ना। आदर्श के पास चलते हैं। आदर्श, इस देश में एक सेकंड, इस देश में कानून भी है, अदालत भी है, अदालत अपना फैसला करेगी, वो देखेगी कि आपने जो एनएसए लगाया है वो ठीक लगाया है या गलत लगाया है, वो हटा, हो सकता है वहां से हट जाए। तो सरकार क्या कर रही है वो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ये है कि सरकार आखिर इस केस को लेकर ईमानदारी से काम कर रही है या नहीं कर रही है। आगे सवाल पर आते हैं आपसे, लेकिन पहले आदर्श से पूछते हैं। आदर्श, आपको क्या लगता है ग्राउंड पर जब मनीष होते थे तो क्या इस बार का जो पूरा प्रकरण है, ये प्रकरण भी उससे सीधे तौर पर जोड़ के देखा जाए कि कई बार उन्होंने सरकार और सिस्टम के खिलाफ जो है सवाल उठाए और कहीं ना कहीं आज लपेटे में जब आ गए हैं तो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि सरकार जो है उन्हें इस वजह से उनके खिलाफ एक्शन ले रही है कि ताकि उनको रोका जा सके, दबाया जा सके। बिल्कुल, ये आज का खींच नहीं निकाल रही है सरकार, और मनीष कश्यप ने कुछ नया तो किया नहीं था। सरकारों के खिलाफ वो लगातार बोलते हैं। जब नीतीश कुमार और भाजपा की मिलीजुली सरकार थी तभी भी वो बोलते थे, और जब अब नीतीश कुमार और यादव की मिलीजुली सरकार है तभी भी वो बोल रहे हैं। लेकिन युवराज को ये बात बुरी लग गई कि भाई एक सामान्य यूट्यूबर, पत्रकार तो वो लोग मानते नहीं पर यूट्यूबर कहा जा रहा है, एक यूट्यूबर बात कैसे कह दी कि 180 में आप सरकार गिरा देंगे। एक यूट्यूबर कैसे पटना के एयरपोर्ट पे खड़ा होकर 10 मीडिया में ये बाइट दे देता है कि ये सरकारें कुछ नहीं कर रही है, इन नेताओं ने बिहार को बर्बाद करके रख दी। ये बात पचा नहीं पाए। और ये लड़ाई भी किन लोगों से कर रहे हैं, सिर्फ कश्यप से। एनएसए की बात जब आती है, तो सबसे पहले अगर किसी ने दिग्भ्रमित किया तो वो समाचार पत्रों ने, और सबसे पहले दिग्भ्रमित हुआ तो माननीय नीतीश कुमार जी के समाचार पत्रों में खबर है कि बिहारी मजदूरों के साथ तमिलनाडु में इस प्रकार की घटना हुई है। और नीतीश कुमार जी का बजाबते के साथ एक ट्वीट आता है जिसमें वो लिखते हैं कि मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी है और मैंने लोगों को निर्देश दे दिया है, आला अधिकारियों को। तो सबसे पहले एनएसए में लगना चाहिए था। अगर दो राज्यों के बीच में इस तरीके की ये घटना हुई है, हिंसा फैलाने की बात है या किसी को दिग्भ्रमित करने की बात है या फिर झूठ को परोसने या प्रचारित करने की बात हुई है, तो क्या इस सरकार में वो शक्ति नहीं है कि बड़े मीडिया संस्थान से वो लड़ाई लड़ पाए? क्या इस सरकार में वो शक्ति कि वो चिराग पासवान से लड़ पाए, वो पप्पू यादव से लड़ पाए? प्रशांत किशोर ने तो किया था, तो प्रशांत किशोर के खिलाफ नहीं,
पप्पू यादव ने स्पष्ट तौर पर लिखा है अपने ऊपर कि तमिलनाडु में हिंसा हुई है। पप्पू यादव पर क्यों नहीं केस हो गया? क्योंकि मनीष कश्यप लगातार बोलते आ रहे थे, पैरेलल रूप से सरकार का विरोध कर रहे थे। तेजस्वी यादव का नाम लेने के कोस रहे थे, उन्होंने उनकी शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठा दी। इस बात को वो पचा नहीं पाए, इसलिए लगातार मनीष प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी तक कोई ऐसा केस नहीं है जो एक से प्रूफ किया। ठीक है आदर्श रुक जाइए। आदर्श आते हैं आपके पास। शशि जी, एक बहुत बड़ा सवाल है, आप भी बहुत लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। क्या एक पत्रकार ये कहता हो, चाहे वो यूट्यूब से जुड़ा हो, प्रिंट से जुड़ा हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ा हो, ये कह दे कि 180 दिनों के अंदर सरकार गिरा देंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? 180 दिनों के अंदर सरकार गिराने का दावा एक पत्रकार कैसे कर रहा है? ये गलत है, बिल्कुल गलत है। पत्रकार का काम सरकार बनाना, सरकार गिराना नहीं है जी। लेकिन मुझे लगता है कि ये मनीष कश्यप की हताशा शायद थी, और ये हताशा से भरा हुआ ही बयान है। जी बिल्कुल, बयान था। हाँ। ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था, और ये बिल्कुल गलत था। लेकिन मेरा फिर कहना दूसरा है। देखिए, मोदी सरकार किसान आंदोलन को आप याद कीजिए। किसान आंदोलन का सुन रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहे, बताइए। किसान आंदोलन जो दिल्ली में हुआ था, आप उसको याद कीजिए। पूरे मेनस्ट्रीम मीडिया ने उस आंदोलन को छोड़ दिया था जी। बाद में जब यूट्यूब मीडियम के पत्रकार वहां पहुंचे, और धीरे धीरे वो फिर किसान आंदोलन पूरे देश में प्रमुखता से उन लोगों ने दिखानी शुरू कर दी थी जी। दिखाना शुरू किया मजबूरी में। फिर दिखाया भी तो अलग एंगल से दिखाया, वो खालिस्तान का एंगल और पता नहीं क्या क्या, टेंट और खीर और पूरी और बिरयानी आ गया। लेकिन पत्रकार जो यूट्यूब के पत्रकार थे, उन लोगों ने जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की और ग्राउंड पर सारी बातें रखी। मोदी सरकार को ये पहली बार एहसास हुआ कि वैकल्पिक मीडिया के तौर पर यूट्यूबर्स कितने मजबूत हो चुके हैं। बिल्कुल। उसी के बाद 2000 मुझे लगता है 21 में या 22 में शायद मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, जब रविशंकर प्रसाद मिनिस्टर हुआ करते तब पहली बार एक गाइडलाइन आया था ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर और सोशल मीडिया को लेकर, जिसमें यूट्यूब और फेसबुक भी था। बिल्कुल। मैंने एक थोड़ा सा नकेल तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा उसको रेगुलेट करने की कोशिश की गई। अभी जो बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार ने मनीष प्रकरण के बहाने जो मौका क्रिएट किया है, जो माहौल क्रिएट किया है वैकल्पिक मीडिया को लेकर के, वो मोदी सरकार को, केंद्र सरकार को एक बड़ा मौका देगी कि इस तरह की मीडिया पर कंट्रोल कैसे कानूनन किया जाए। हो सकता है कि मनीष प्रकरण के बहाने कल को एक ऐसा कानून आए कि आप, मैं या आदर्श बैठकर अपनी बात किसी प्लेटफॉर्म पर एक पत्रकार की हैसियत से नहीं रख पाएंगे। ठीक है। ये एक खतरा अभी हुआ है, और ये खतरा बिहार सरकार ने और तमिलनाडु सरकार ने उठाया है, और ये मौका केंद्र सरकार को दिया है। मुझे नहीं मालूम इन लोगों को ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि ये दोनों अपोजिशन के लोग हैं यहाँ पे। तमिलनाडु में तो फिर भी जो सरकारें हैं उनका अपना मीडिया हाउस है, बहुत बड़ा। बिहार में तो स्थिति भी नहीं है। वो तो विज्ञापन न हो सरकार का, तो आप देखे ही है, मैंने 90-91 का उदाहरण दिया ही कि क्या हुआ था। तो ये तो विज्ञापन के भरोसे थोड़ा बहुत चल रहा है। आदर्श आपको क्या लगता है, जो तेजस्वी यादव का नाम इस्तेमाल किया मनीष कश्यप ने, क्या अपनी राजनीतिक जमी मनीष कश्यप बनाने की कोशिश कर रहे थे सियासत में? देखिए, ये बात लगातार लोग उठा भी रहे हैं कि क्या मनीष कश्यप राजनीति करना चाहते हैं या मनीष कश्यप अपनी राजनीतिक तलाश रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि मनीष कश्यप ने बतौर पत्रकार जितना नाम का, बतौर पत्रकार जितनी प्रतिष्ठा उनको मिल रही है और जितनी लोकप्रियता हुई है, उतनी लोकप्रियता शायद ही उनको कोई एक विधानसभा जीत के या फिर कोई एक लोकसभा जीत के उनको जा रही है। तो ये पूरी तरीके से देखिए, जो एक बयान आया सरकार गिराने वाली बात, वो तब आया था तरीके से परेशान हो गए
जब उनको लगा कि उनकी गिरफ्तारी, तो ये कहीं से ये इसमें मतलब राजनीति को जोड़ना या ये कहना कि वो चुनाव लड़ने के लिए ये सब कुछ कर रहे थे, ये मुझे कहीं ना कहीं बेतुका बात में दम ही नहीं है। उनको चुनाव लड़ना था तो उन्होंने विधानसभा चुनाव, वो आगे किसी पार्टी संगठन से जुड़ते, संगठन में मजबूती से काम करते और ठीक ठाक वोट निर्दलीय बतौर निर्दलीय प्रत्याशी भी आ गया था, तो वो उस हिसाब से उनको सीट जाता, कहीं ना कहीं से वो चुनाव लड़ सकते थे। बैकग्राउंड भी जैसा कि लोग बताते हैं कि आरएसएस वाला बैकग्राउंड भी था, तो मुझे नहीं लगता है उन्होंने नेतागिरी अपनाया, ये सरासर गलत बात है। वो उनका अपना तरीका था, वो उनका अपना अंदाज था, वो उसी अंदाज और उसी तरीका में लगातार कर रहे थे और आगे आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो अपने आप में सुधार भी ला रहे थे, धीरे धीरे बहुत सारे अच्छे चीजों को भी वो दिखा रहे थे। मनीष कश्यप उन तमाम चीजों को दिखा रहे थे जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जो आज यूट्यूबर हम लोगों को साबित करने में लगी, काबिलियत नहीं था कि उस चीज को दिखा पाए, और लगातार मनीष कश्यप ऐसे मुद्दों को उठा रहे थे। शशि जी, आपने गौर किया होगा इस पूरे प्रकरण पर बीजेपी की भी नजर थी। बिहार बीजेपी के नेताओं ने मनीष कश्यप को समर्थन भी दिया था, और सीधे तौर पर तेजस्वी यादव का जब मनीष कश्यप ने नाम लिया कि वो 9वीं फेल हैं, या फिर कई तरह के इस प्रकरण में इसमें तेजस्वी का नाम जोड़ा मनीष ने कि पूरी तरीके से तेजस्वी यादव की ये साजिश है, हम पहले भी नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते थे, तो क्या लगता है बीजेपी भी इस निगाह में थी कि मनीष एक बड़ा नाम है और इस पूरे प्रकरण को कैच कर लिया जाए अपने ओर? देखिए, हम सब लोगों को पता है कि चनपटिया से मनीष कश्यप ने भाजपा के खिलाफ ही चुनाव लड़ा था और ठीक ठाक वोट भी लाए थे। जी बिल्कुल। जो अभी बात हो रही थी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की, हाँ, तो किसी व्यक्ति की राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो, भले वो पत्रकार हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। वो पत्रकार होने के साथ नागरिक भी है, और वो चुनाव लड़े न लड़े उसकी व्यक्तिगत अपना निर्णय है और वो लड़ सकता है किसी भी पार्टी से। निर्दलीय दर्जनों पत्रकार पिछले 5-7 सालों में इस्तीफा दे करके और विभिन्न पार्टियों से चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, हारे हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है। सवाल है कि तेजस्वी यादव को के बारे में टिप्पणी करना। आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री और उनकी डिग्री को लेकर एक विवाद चल रहा है। बिल्कुल। सीआईसी ने, केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा था कि डिग्री दिखाइए, और गुजरात हाईकोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया है, और तब से लगातार एक बार फिर नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर के बात चल रही है, बहस चल रही है, व्यंग हो रहे हैं, कटाक्ष हो रहे हैं, और लगभग पत्रकार से लेकर नेता सब लोग इस बात को कर रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप, डेमोक्रेसी है भाई, वो पत्रकार हो या व्यक्ति हो, वो कह सकता है, आपको कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कहने का मतलब कि दायरे में रहकर जो संविधान का आर्टिकल 19 है, जो प्रोविजन है और जो प्रोहिबिशन है, जो निषेध है, उसको छोड़ करके वो आपके बारे में टिप्पणी कर सकता है। और उस टिप्पणी को अगर आप व्यक्तिगत ले लेते हैं और आप कार्रवाई कर भी देते हैं, तो अदालत नाम की भी एक संस्था होती है इस देश में। ऐसा थोड़ी है कि आप जीवन भर मनीष कश्यप को जेल में सरा देंगे आप, कि अदालत भी इसमें एक्शन लेगी, अदालत भी हस्तक्षेप करेगी, अदालत पूछेगी कि आपने इन्हें से क्यों लगाया, बताइए, तो सबूत दीजिए। तो आपको तो बताना पड़ेगा कि हाँ ये साजिश था। अगर ऐसा हुआ है तो देखिए, व्यक्तिगत आक्रोश या व्यक्तिगत द्वेष के कारण आप एक्शन लेते हैं, तो ये तो बहुत गलत बात है। फिर आप उसी मॉडल को अपनाते हैं, अपना रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, जिस राजनीतिक मॉडल की आप भर्त्सना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तो ये गलत है। आप कहने से नहीं, आपको जो लगाना है लगाइए। मैं या आप या आदर्श यहाँ मनीष कश्यप के पैरवीकार के तौर पे नहीं बैठे हैं। हम लोग इस तौर पे बैठे हैं कि ये जो हो रहा है वो क्या सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शशि, बहुत बहुत धन्यवाद शशि शेखर जी और सिंह आदर्श हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शशि शेखर और आदर्श से हम जानने की कोशिश कर रहे थे। आदर्श मनीष के साथ लंबे समय से जुड़े हैं, तो शशि शेखर भी पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत पुराने खिलाड़ी, और शशि शेखर अब डिजिटल क्षेत्र में है। उनसे जानने की कोशिश थी कि आखिरकार एनएसए लगाने की क्या जरूरत पड़ गई, क्या अब यूट्यूबरों पर, ये कह लीजिए कि यूट्यूब पर कार्य करने वाले तमाम पत्रकारों पर
शिकंजा कसने की तैयारी सरकार की है। क्या सरकार वही मॉडल अपना रही है जिसका हमेशा से विरोध करती रही है? फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।